एनसीईआरटी को कवर करने के बाद हमें जाना है नीट के लेवल पर, फिर हॉट्स और फिर मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो जिन जिन बच्चों को अंडर 100 रैंक लानी है, नीट में टॉप रैंकर बनना है, वो सारे के सारे यहाँ आ जाओ। सुकून से पढ़ाऊँगा, बहुत जल्दी नहीं मचाऊँगा, बहुत आराम आराम से पढ़ना है आप लोगों को भी, क्योंकि जो लोग बहुत हाई रैंक पे जाते हैं वो लोग बहुत आराम आराम से डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का ये लेवल 1 है, जिसमें हमें एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी को पूरा का पूरा कवर करना है। तो बच्चों डायमेंशंस कहाँ से आई और डायमेंशन कैसे आई, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसने बताया देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। उसने बताया कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आपके पास कुल मिला के 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहले इन यूनिट्स को पढ़ते हैं टेबल की फॉर्म में। यहाँ पर लिखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसकी यूनिट, फिर उसकी डायमेंशन। आई बात समझ में? तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी लेंथ, दूसरी है मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स इज thermodynamic temperature, and 7 is luminous intensity। ये है हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, आप सब जानते हैं, और उसको स्मॉल m से शो करते हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की होती है सेकंड, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं या SEC। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, जिसको हम A से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, जिसको हम MOLE ही लिखते हैं। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की होती है केल्विन, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडिला, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आओ इनके डायमेंशंस पर। डायमेंशन ऑफ मीटर इज L, डायमेंशन ऑफ मास इज M, डायमेंशन ऑफ टाइम इज T, डायमेंशन ऑफ करंट इज A, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज MOL मोल, डायमेंशन ऑफ thermodynamic temperature is theta, and dimension of luminous intensity is CD। ये हमारा बेसिक नॉलेज था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उनमें लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। फिर उसकी यूनिट पड़ी, तो लेंथ की यूनिट थी मीटर और उसके डायमेंशन थी L, मास की थी किलोग्राम और उसके डायमेंशन थी M, टाइम की सेकंड और उसके डायमेंशन T, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, उसके डायमेंशन A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल और उसके डायमेंशन MOL, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन और उसके डायमेंशन थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडिला और उसके डायमेंशन CD। It is our complete information about the fundamental units and their dimensions।
अब आते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने आपको कितनी बताई थी? देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वन इज रेडियन। पहली क्या है बच्चों? इसमें रेडियन है। रेडियन कहाँ से आई और रेडियन क्या है? रेडियन इज द यूनिट ऑफ, रेडियन इज द fundamental unit of, fundamental unit of plane angle। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है कि अगर आप दो लाइन ऐसे बना दें और जो उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, उसको सेंटर मानकर और यहाँ पे एक आर्क खींचें, तो इट विल बी लाइक द पार्ट ऑफ सर्किल and this segment is called arc, this is called radius। और ये दोनों की दोनों रेडियस बराबर होंगी, this will be r so it will be r। तो बच्चों एंगल जो होता है प्लेन एंगल, उसका फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंड इसकी यूनिट होती है रेडियन। आई बात समझ में? तो ये एंगल हो गया थीटा। अगर आप इस डायग्राम की बात करें तो एंगल थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन आर, क्योंकि आर्क जो है उसकी मैंने लेंथ मान ली है ए और यूनिट हो जाएगी रेडियन। आई बात समझ में? नाउ वी टेक इफ ए इक्वल हो जाए आर के, तो थीटा हो जाएगा 1 रेडियन, और यहीं से डेफिनेशन आती है रेडियन की। तो बच्चों रेडियन क्या हुआ? 1 रेडियन is the angle subtended by arc on center of a circle whose length is equal to radius ऑफ सर्कल। ये बात समझ में आई बच्चों आपके? तो इस कंडीशन में हमने रेडियन को समझा। अब मान लीजिए कि सर्किल कंप्लीट होता, तो कंप्लीट सर्किल में जो टोटल एंगल होता है दैट इज़ 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। वो कैसे आया उसको समझना है आपको। थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये पूरा सर्किल जो होता है उसकी आर्क होती है, यानी उसकी लंबाई होती है 2 पाई आर, ओवर रेडियस आर है, आर से आर चला गया, इट बिकम 2 पाई। तो पूरा सर्किल जो होता है वो सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेन करता है। अगर हम हाफ सर्किल की बात करें तो हाफ सर्किल जो होगा वो कितना एंगल बनाएगा? तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, और हाफ जो सर्किल होता है उसकी जो रेडियस, उसकी जो लंबाई होती है सरकमफेरेंस, दैट इज़ पाई आर, और रेडियस तो आर है ही, तो आर से आर गया, दैट इज़ पाई रेडियन। जिन बच्चों को नहीं मालूम मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। सो यहाँ पर आप 2 पाई की जगह 360 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप पाई की जगह 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अगर कोई सर्किल क्वार्टर में है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो आर्क होगी ये हो जाएगी पाई आर अपॉन 2, एंड इन दैट केस थीटा विल बी पाई आर ओवर 2 आर, तो आर से आर चला गया, दैट बिकम पाई बाई 2 रेडियन, दैट इज़ 90 डिग्री। बहुत सारे बच्चे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये नोट्स बना के रखो।
ये बहुत काम आने वाली चीज़ है आपको। अगर आपको इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो कमेंट में लिखें, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, या मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगा। तो ये था हमारा प्लेन एंगल। दूसरी हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है, दैट इज़ स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ये किसकी यूनिट है? सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है समझो। मान लीजिए आपके पास ये एरिया है एंड दैट इज़ एरिया ए। ये एरिया कितना है? ए है। इस एरिया की, ये पूरा एरिया जो है किसी पर्टिकुलर सेंटर पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 3D में एक एंगल बनाता है और उसको हम बोलते हैं ओमेगा, दैट इज़ सॉलिड एंगल। और ये रेडियस बन जाती है आर। तो सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है दैट इज़ सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर, और यूनिट हो गई इसकी स्टेरेडियन। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर आप ओमेगा इक्वल लिखेंगे ए ओवर आर स्क्वायर, और यूनिट को शॉर्ट में लिखते हैं एस टी आर। मान लीजिए आपके पास पूरा का पूरा स्फेयर है, और ये स्फेयर अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेन करता है 3D में, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कंप्लीट स्फेयर ऑन द सेंटर इज ओमेगा इक्वल टू एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो लिख ले कि एरिया ऑफ स्फेयर जो होता है दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। सो ओमेगा इक्वल हो गया 4 पाई के। अगर आपको निकालना है एंगल सबटेंडेड बाय सेमी स्फेयर, यानी हाफ स्फेयर के, तो हाफ स्फेयर का एरिया कितना होता है? ए, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। सो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 180 से तो 4 इंटू 180 डिग्री इक्वल आ जाएगा 720 डिग्री, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री दैट इज़ 360 डिग्री। थर्ड इज एंगल सबटेंडेड बाय क्वार्टर स्फेयर। तो क्वार्टर स्फेयर जो होता है उसका एरिया कितना होता है बच्चों? दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, एंड ओमेगा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया तो पाई बचा, दैट इज़ 180 डिग्री। अगर आपके पास क्वार्टर में एक स्फेरिकल सरफेस है तो वो यहाँ पर जो एंगल सबटेन करता है दैट इज़ 180 डिग्री। ये बारीक बहुत छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस हैं, इनके बगैर आप चल भी नहीं सकते फिज़िक्स में, इसलिए इनको स्किप मत करें। तो अभी हमारा डायमेंशन का चैप्टर चल रहा है, और डायमेंशन में हमने पढ़ ली हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब आते हैं हम डेराइव्ड यूनिट्स पर। डेराइव्ड यूनिट्स एंड डेराइव्ड डायमेंशंस। ठीक है,
तो डेराइव्ड यूनिट्स और डेराइव्ड डायमेंशन वो हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलके बनी होती हैं। तो वी से दैट द यूनिट्स दैट्स आर मेड अप ऑफ fundamental units are called derived units। देखो भाई, बड़े सुकून के साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी बात घुस जाए, तो कोई एक्सपेक्ट ना करे तो लेक्चर छोटा होगा। मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ कि जिनको सिर्फ टाइम पास करना है वो कहीं और जाके पढ़ें। यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो बच्चे नीट में, आईआईटी में टॉप रैंकर बनना चाहते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं पहले ही बोलता हूँ कि जिसको आराम से पढ़ना है, शॉर्टकट सीखना है, वो कहीं और जाए। मैं तो बहुत आराम से और बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो यूनिट्स दैट आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स, यानी ये यूनिट्स जो होती हैं वो बनती हैं फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स से। इसमें से आइए नंबर 1, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है एरिया है। तो एरिया के बारे में एक बात ध्यान रखो, चाहे वो सर्किल का एरिया हो पाई आर स्क्वायर, चाहे वो रेक्टेंगल का एरिया हो ए इंटू बी, चाहे वो किसी का भी एरिया हो, सभी की यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर। और अगर यूनिट है मीटर का स्क्वायर, देन डायमेंशन विल बी एल का पावर 2। हमें कई बार बुक्स में एम और एल को इंक्लूड करना ज़रूरी रहता है और एम और एल हमारे पास है नहीं, या टी। तो हमें जो क्वांटिटी नहीं होती उसकी पावर 0 करके लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायमेंशन को लिख सकते हैं। नंबर 2, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा उसकी यूनिट होती है मीटर की पावर 3, यानी मीटर का क्यूब। सो उसकी डायमेंशन हो जाएगी l की पावर 3। इट कैन आल्सो बी रिटन एज m की पावर 0, l की पावर 3 एंड t की पावर 0। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्पीड है या वेलोसिटी है, हालांकि ये दो अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, मगर दोनों में ही जो यूनिट आती है वो क्या आती है, मीटर पर सेकंड। मीटर की डायमेंशन होती है l और t की टाइम की डायमेंशन होती है t। सो इट बिकम lt की पावर -1। इसी तरह से हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t, यानी इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एल टी की पावर -2। 5(1) इज़ फोर्स। फोर्स होता है m में और उसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी कैन राइट ml t -2। ये सारी डायमेंशन हैंड टू हैंड याद करते जाओ। आपके पास इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप इन्हें समझे ना या याद ना करें। अगर आपको पढ़ना है, वाकई में पढ़ना है, तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा। 6th इज़ एनर्जी। कोई भी एनर्जी का फार्मूला याद हो आपको, 1/2mv² है जैसे, तो जो नंबर्स होते हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती, तो वो होता है आपका m की पावर। m का तो डायमेंशन m हो गया, या पहले यूनिट लिखेंगे तो हम कहेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम जूल भी कहते हैं। तो किलोग्राम की तो आ गई, यानी मास की तो आ गई m, और ये आ गई l t की पावर -1 की पावर 2। तो ये आ गया ml स्क्वायर t -2। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एंटायर द फिज़िक्स कहीं पर भी, इन एंटायर द फिज़िक्स, अगर आपको कहीं भी एक वर्ड लिखाई देता है लिखा हुआ एनर्जी, तो इसकी डायमेंशन ml स्क्वायर t -2 ही होगी, कोई और डायमेंशन इसकी हो ही नहीं सकती। ये बात ध्यान से समझ लेना कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन एक बार हो गई वही रहेगी। जैसे कि एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटेशन भी है ना g,
यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, तब भी आपकी डायमेंशन एल टी की पावर माइनस के 2 ही रहेगी। ये ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। तो बच्चों आपने समझ लिया अच्छे तरीके से, इसको नोट आउट करते रहो रोक रोक के वीडियो को। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन में जो यूनिट कन्वर्जन वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो 2 हैं वही मैं कराऊंगा, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से हमेशा क्वेश्चन आया है। उससे पहले हमें समझने पड़ेंगे सम रूल्स ऑफ डायमेंशन। रूल्स ऑफ डायमेंशन समझने होंगे। पहला रूल है बच्चों कि जो मैथमेटिकल फिगर्स होती हैं, मैथमेटिकल फिगर्स जो होती हैं आपकी, लाइक एंगल होता है थीटा, जैसे प्लेन एंगल था, सॉलिड एंगल था, चाहे एंगल प्लेन हो या सॉलिड हो, इनकी डायमेंशन नहीं होती, दे डो नॉट हैव डायमेंशन। दूसरी बात, अगर आपके पास नंबर्स हैं तो नंबर्स चाहे कोई से भी हों, नेचुरल नंबर हों, होल नंबर हों, इंटीजर्स हों, या रेशनल नंबर हों या इरेशनल नंबर हों, किसी की भी डायमेंशन नहीं होती। पाई क्या है? पाई इज़ द रेशो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायामीटर। सरकमफेरेंस अपने आप में एक लेंथ है, इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर। डायामीटर भी क्या है? लेंथ है, उसकी भी यूनिट क्या हो गई? मीटर। इसलिए ये यूनिट से यूनिट कट जाती है, तो ना तो पाई की कोई यूनिट होती, अगर वो होती भी है तो वो रेडियन में होती है, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट है, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती। सो इट इज़ डायमेंशन लेस। हम लिखते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर भी 0। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और कॉट थीटा, दे डू नॉट हैव डायमेंशन। डू नॉट हैव डायमेंशंस। अब उसकी वजह क्या है? देखो, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला जो लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली लाइन जो होगी दैट विल बी बेस, एंड दैट विल बी हाइपोटेनियस। ये तीनों ही लंबाइयाँ हैं, लेंथ हैं, दैट्स वाई इनकी सबकी यूनिट होगी मीटर। अगर आप साइन थीटा निकालते हैं तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो उसकी यूनिट होगी मीटर ओवर मीटर, एंड इट विल बिकम डायमेंशन लेस। इन द सेम वे सारे के सारे रेशोज़ जो हैं वो क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। तीसरी बात, इफ़ देयर इज़ ए रिलेशन, अगर कोई रिलेशन है, देन ऑल टर्म्स, जितनी भी उसके अंदर टर्म्स हैं, मस्ट हैव सेम डायमेंशन। उन सब के डायमेंशन सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी, देन डायमेंशन ऑफ a will be equal to dimension of b square will be equal to dimension of c। ये रूल है कि किसी भी रिलेशन में जितने भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन ठीक होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ पा रही तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा और वैसे भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ वन इज़, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इफ़ ए रिलेशन इज़ dimensionally incorrect, then it is not, then it will be incorrect। वो हमेशा incorrect ही होगा। but if a relation is dimensionally correct,
डायमेंशनली करेक्ट देन इट डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब नहीं है कि वो इट विल बी करेक्ट, कि वो करेक्ट ही होगा। हो सकता है डायमेंशनली करेक्ट हो मगर वैसे गलत हो। तो हर तरह की पॉसिबिलिटी है। अब एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पे आते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया था कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस में अभी हम दो डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में पहला है टू एस्टैब्लिश द रिलेशन, किसी रिलेशन को एस्टैब्लिश करना, ये हमारा पहला रूल है, पहला एप्लीकेशन है। इसको सीधे एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। सपोज़ यू हैव ए पेंडुलम, और उसका जो बॉब है उसका मास है m, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ l, और इस जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू है g। तो वी आर गिवन दैट, ये क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशन g, देन एस्टेब्लिश द फार्मूला। तो आपको बताना है कि एस्टेब्लिश करो फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, राइट सच दैट, जो आपसे फिजिकल क्वांटिटी पूछी गई है वो लिखो, उसकी प्रोपोर्शनलिटी में उन सब को ले आओ जो बाकी दिया गया है। जैसे m दिया गया है, l दिया गया है और g दिया गया है, इन तीनों को मल्टीप्लाई में ले आओ और अपनी ही तरफ से इनकी पावर्स मान लो a b c। नाउ स्टेप नंबर 2, कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ और एक कांस्टेंट लगा दो k इंटू m की पावर होगी a, l की पावर होगी b और g की पावर होगी c। यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 मानो, और ये जो कांस्टेंट है वो आपने खुद लिया है। दैट्स वाई यू विल हैव टू राइट कि k क्या है, k इज़ द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। नाउ स्टेप नंबर 3, पुट ऑल द डायमेंशंस, सारी के सारे डायमेंशंस को आपको पुट करना है। तो जो स्टेप नंबर 3 है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ t ही t, क्योंकि ये टाइम पीरियड है तो उसकी t ही होगी। k इज़ डायमेंशन लेस, तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी। मास की डायमेंशन m ही होगी तो उसकी पावर a लिख दी। लेंथ है l तो उसकी पावर b लिख दी। और g क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है दैट इज़ l t की पावर -2, उसकी पावर c लिख दी। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और तरीके से लिखेंगे कि जहाँ पर डायमेंशन है वो ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर m और l तो थे नहीं, तो हमें m और l की पावर 0 लिखनी पड़ेगी। वो इक्वल हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर इकट्ठी करो, m की डायमेंशन सिर्फ यहाँ पर है और कहीं तो है नहीं, तो हम m की पावर लिख देंगे a। l की डायमेंशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से l की डायमेंशन आपको b मिलेगी और यहाँ से c मिलेगी, b प्लस c हो गया। और t की डायमेंशन अंदर तो -2 है, बाहर c है, तो ये हो जाएगी -2c। अब आपको क्या करना है स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4, और यहाँ पर आपको करना है कंपेरिजन, कंपेयर द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, कंपेयर द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a की वैल्यू, यहाँ पर देखो m की पावर यहाँ पर a है और यहाँ पर 0 है, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 0। इस बात को बॉक्स में कर लें क्योंकि आपको है ना फाइनली अगर a b c में किसी की वैल्यू मिलती है तो आपको वहाँ पर वैल्यू ऐसे लिख देनी है। l की पावर यहाँ है b प्लस c,
यहाँ है 0 तो आप लिख दो b प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर t की पावर है -2c और यहाँ पर t की पावर है 1, तो दोनों कंपेयर करोगे तो -2c की वैल्यू 1 आ गई। अब आप -2c को 1 के इक्वल रखोगे तो c की वैल्यू आएगी -1/2। इस बात को भी बॉक्स में कर लें क्योंकि हमारे दो वेरिएबल मिल चुके, अब तक दो पावर्स की वैल्यू मिल चुकी। अब ये उठा के हम यहाँ b प्लस सी में रख देते हैं c की वैल्यू, और जब यहाँ रखोगे तो ये आएगा b -1/2 इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू आ गई +1/2, क्योंकि 1/2 लेफ्ट में माइनस का है तो राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। ये सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ हम कहेंगे पुट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, एंड दैट इज़ पुट all the values in इक्वेशन नंबर 1। जब हम सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो वहाँ t इक्वल हो जाएगा k m की पावर 0, l की पावर 1/2 एंड g की पावर -1/2। यहाँ तक बात को ध्यान रखो। उसके बाद आ जाओ आगे। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ देखो बच्चों, k था डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, तो t इक्वल आ जाता है जिसकी पावर 0 होती है दैट इज़ बिकम 1, तो k के साथ 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई जो चीज़ होती है जिसकी पावर 1/2 होती है तो वो आता है रूट में, तो रूट में l हो जाएगा। और क्योंकि पावर यहाँ पर 1/2 है मगर माइनस में है तो ये आ जाएगा √g नीचे। तो t इक्वल हो जाता है k √L/g। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड फार्मूला। अब क्योंकि ये फार्मूला हमारे सिलेबस के अंदर से है और हम जानते हैं कि k जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है 2π, तो t इक्वल हो गया है 2π √L/g, और ये है पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर 1 था। होप आपको समझ में आया होगा। अभी लेवल 1 ही चल रहा है, NCERT लेवल, इसलिए ध्यान से बने रहें। मैंने पहले ही कहा था कि जिस बच्चे को तोड़ फोड़ करनी है और तेज़ी से भागना है वो कहीं और जाके पढ़ ले, मैं तो बड़े आराम से पढ़ाऊँगा। बार बार आपको हो सकता है कई बार रिपीट भी करना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट भी करो, यानी वीडियो को रिपीट भी करो। अब आ जाओ एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 है, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन को डायमेंशनली करेक्ट करना है, आप चेक करना है वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा गया कि सपोज़ एक क्वेश्चन से ही करते हैं इसको। एक क्वेश्चन दिया गया कि चेक करके बताओ कि अगर एक फार्मूला है F = mv²/r², क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। वेयर F इज़ द फोर्स, F क्या है बच्चों, फोर्स है, m इज़ द मास, v इज़ द स्पीड या वेलोसिटी, और r इज़ द रेडियस। तो ये बताना है हमें कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसमें हमें चेक करना होगा सबसे पहले कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर आर ओनली 1 टर्म। लेफ्ट हैंड साइड में LHS और राइट हैंड साइड में भी एक ही टर्म है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसके डायमेंशन निकालेंगे, वो है f की डायमेंशन अभी पहले बता चुका मैं आपको, ये होती है ml/2। इस तरह से हमारे पास आ गई फोर्स के डायमेंशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकाल लेंगे, वो है mv²/r²। m की डायमेंशन पुट करो, m होती है, l की डायमेंशन होती है v की डायमेंशन होती है LT - 1 उसका स्क्वायर,
ओवर रेडियस जो है वो लेंथ है उसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसे ऊपर लेके आओगे तो ये m रह जाएगा, यहाँ l की पावर 2 है ऊपर, t की पावर -2 है और ओवर l की पावर 2 है। l की पावर 2 से l की पावर 2 चली गई। और डायमेंशन क्योंकि हमेशा लिखी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये बात मैं बताना भूल गया था, अब याद रखो इस बात को। तो यहाँ m t की पावर -2 आ गया है राइट हैंड साइड में, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो हमें पता है और साफ दिखाई दे रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो है ml t की पावर -2 और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है दैट इज़ m t की पावर -2, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि द फॉर्मूला इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। सो फॉर्मूला इज़ या गिवन रिलेशन इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन में कहा गया कि s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को डायमेंशनली चेक करके बताओ ये ठीक है नहीं है। तो अब की बार हमारे पास जो टर्म है वो देयर आर 3 टर्म्स। सबसे पहले हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ s क्या है, इस फॉर्मूले में s होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट होती है मीटर और उसकी डायमेंशन l होती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। उसके बाद होता है u t, हियर u इज़ द इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी डायमेंशन होगी l t की पावर -1, और टाइम है t, तो टाइम है तो इसलिए होगी उसकी टाइम की t ही होगी। यहाँ दोनों पावर्स आपस में कट जाएंगी, इट बिकम्स l। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर आता है, उसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। तो रूल्स याद करो कि 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती। a यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l t की पावर -2, और t जो है वो टाइम है तो उसकी पावर हो गई 2। ये दोनों आपस में कट गए तो यहाँ बचा l ओनली। इस तरह इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say that the given relation is dimensionally correct। दैट इज़ आवर आंसर, और यही था हमारा जो था क्वेश्चन। तो अब बच्चों हमने समझा है बेसिक। हमारे नेक्स्ट जो है अभी लेवल 1 चल रहा है, और लेवल 1 में हमने आज थ्योरी पढ़ ली सारी की सारी। नाउ वी टेक ऑल दी NCERT क्वेश्चंस। NCERT के क्वेश्चन लेवल 1 में ही चलेंगे, लेवल 1 का पार्ट 2, उसमें NCERT के सारे क्वेश्चन चलेंगे। उस पे जाइए, फिर लेवल 1 क्रॉस करने के बाद हम आते हैं फिर नीट के PYQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो बने रहो भाई। एक बार फिर से याद कर लो कि आपको कितनी रैंक लानी है। आपकी रैंक जो है वो लेस देन कितनी होगी, 100 होनी चाहिए। यही टारगेट हमारा है, और इसी टारगेट को लेकर इस चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि भैया अब की बार जो है ना, जो इस चैनल को ज्वाइन करेगा उसको बहुत बड़ा मिशन लेके चलना है। इसलिए इसमें जो है ना वो इनवाइटेड है जिसको टॉप रैंक पे सेलेक्ट होना है। अब की बार कोई ऐसी हरकत मत करना जिसकी वजह से आपका स्कोर 700 से कम रहे। तो आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।